We are in the middle of the Q1 FY27 earnings season और इंडिया इनकी परफॉर्मेंस ने कई कमेंटेटर्स और एनालिस्ट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। अब तक रिपोर्ट करने वाली कंपनीज ने 27% बॉटम लाइन ग्रोथ और 19% मीडियन सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है amid severe geopolitical and elevated energy cost related headwinds. So we thought क्यों ना आज हम 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करें that saw an earnings breakout in this environment. Number 1, E2E. And interestingly, one such company is the core beneficiary of India's AI infrastructure build-out. We are talking about L&T-backed E2E Networks, जो देश की पहली NSE listed AI hyperscaler company है. Basically, ये company Indian AI startups, enterprises और India AI mission को NVIDIA graphic processing units और क्लाउड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है, जिससे AI वर्कलोड्स और डेटा इंडिया के अंदर ही रहते हैं, giving them a digital infrastructure to work on. Q1 FY27 was truly a breakout for E2E networks, जहां पे उनकी टॉप लाइन year on year 4.5x ग्रो हुई, with PAT jumping 7x quarter on quarter sequentially. Q1 FY27 की extraordinary growth के पीछे सबसे बड़ा ड्राइवर था increased utilization of its GPU fleet, जो पिछले क्वार्टर ही 3900 से बढ़कर 5100 की गई थी। जी हाँ, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्राइसिंग का कंट्रीब्यूशन लिमिटेड था, जबकि वॉल्यूम नेट ग्रोथ की वजह से रेवेन्यू सीक्वेंशियली 64% बढ़ा और कॉस्ट सिर्फ 3.7% इंक्रीज हुई। एंड नाउ द फोकस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स डिप्लॉइंग NVIDIA's latest AI GPUs and rapidly expanding its AI compute capacity. But the question remains, will this momentum sustain? E2E का next phase of growth largely नए GPU clusters के successful ramp up पर डिपेंड करेगा। अगर डिमांड एक्सपेक्टेड पेस से अब्सॉर्ब नहीं होती और यूटिलाइजेशन लेवल्स ऑप्टिमल नहीं रहते, तो ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 11,165 करोड़ है और 358x ट्रेलिंग पी पर ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की, Shadowfax Technologies Limited। Amazon, Flipkart और Blinkit से ऑर्डर तो हम सब करते हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स को इतनी स्पीड से घर तक पहुंचने के पीछे कौन होता है, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो आज जानते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक ऑन डिमांड डिलीवरी नेटवर्क है, जो क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और D2C ब्रांड्स के लिए लॉजिस्टिक्स हैंडल करती है। सो व्हाट दिस रिसेंटली लिस्टेड Shadowfax Technologies डज इज, ये इन ब्रांड्स को अपने ऐप के थ्रू फ्रीलांस डिलीवरी पार्टनर से कनेक्ट करता है, जस्ट लाइक Uber, जहां बिजनेसेस को अपना खुद का डिलीवरी फ्लीट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती और डिमांड के हिसाब से डिलीवरी पार्टनर्स इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड टुडे द कंपनी इज रेजिंग आईब्रोज गिविंग द ब्लॉकबस्टर Q1 FY27 नंबर्स, जहां सेल्स जंप्ड 160% प्लस ईयर ऑन ईयर और पैट तो 7x हो गया है इन द सेम पीरियड ऑन द बैक ऑफ रैपिड नेटवर्क एक्सपेंशन। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ एक्सप्रेस डिलीवरी बिजनेस में दिखता है, विद द कंपनीज मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 8% टू 30% इन 4 years. नाउ सिंस कंपनी ने FY27 के लिए जो पिन कोड एक्सपेंशन टारगेट दिया था, उसे Q1 FY27 में ही मीट कर लिया है ahead of schedule. However, there are risks as well. Customer concentration gradually improve तो हुई है, लेकिन largest client अभी भी nearly half of revenue contribute करता है। इसलिए client retention और wallet share maintain करना कंपनी के लिए critical रहेगा और इन्वेस्टर्स के लिए एक मॉनिटरेबल भी। As of now, the company's market cap stands at 14,071 crore, while the stock trades at a price to sales ratio of 3.05x, meaning investors pay 3.05 rupee for every 1 rupee of revenue. Now let us move on to the next company on the list, which operates in the travel sector, TBO Tech Limited. What if I tell you कि hotels और airlines को travelers से connect करना जितना simple दिखता है, असल में उतना होता नहीं है। इसके बीच एक पूरा distribution network काम करता है और TBO Tech उसी ecosystem के top global B2B travel डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स में से एक है। कंपनी ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स को होटल्स, एयरलाइंस और ट्रैवल सप्लायर्स से कनेक्ट करती है। आज कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 32,751 ट्रांजैक्टिंग बायर्स, 10 लाख से ज्यादा होटल्स, 750 प्लस एयरलाइंस और 88 करेंसीज में ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं। और प्लेटफॉर्म मॉडल का स्केल Q1 FY27 के नंबर्स में क्लियरली नजर आया। इस कंपनी का रेवेन्यू 81% बढ़कर 926 करोड़ पहुंच गया। हालांकि क्लासिक वेकेशंस एक्विजिशन को एक्सक्लूड करें तो भी ऑर्गेनिक ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू 22% और ऑर्गेनिक एबिटा 25% ग्रो हुआ। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होटल सेगमेंट का रहा, जहां होटल रेवेन्यू 89% बढ़ा, जबकि एयर टिकटिंग बिजनेस लार्जली फ्लैट रहा। आगे देखते हुए मैनेजमेंट का फोकस क्लासिक वेकेशंस इंटीग्रेशंस पर है, जो ईयर एंड में कंप्लीट होने की उम्मीद है और इससे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी है। लेकिन ट्रैवल बिजनेस की एक रियलिटी भी है, ये नेचुरली साइक्लिकल और सीजनल इंडस्ट्री है। ट्रैवल डिमांड में स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या रेगुलेटरी चेंजेस इंटरनेशनल बुकिंग्स और रेवेन्यू ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं।
करते हैं। Speaking of valuations, TBO Tech has a market cap of around 17,537 crore and trades at a price to sales ratio of 5.67x. Now let's look at another company, Mahindra Lifespace Developers Limited, जिसका Q1 FY27 रिजल्ट काफी इन्वेस्टर्स के लिए सरप्राइज था। एक ऐसी कंपनी जो पिछले 13 क्वार्टर्स में सिर्फ 2 बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाई थी। उसने इस क्वार्टर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी टर्नअराउंड दिखाया, जहां सेल्स वेंट अप बाय 70% ईयर ऑन ईयर और प्रॉफिट 67% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। बट द क्वेश्चन इज व्हाट चेंज्ड? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि हम बात कर रहे हैं महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स की, जो महिंद्रा ग्रुप की रियल एस्टेट आर्म है। It operates in Mumbai, Pune and Bengaluru, where it develops premium residential and industrial parks. Now, what changed in the business was a strong sales momentum in Q1 FY27 on the back of the launch of Rainforest, a premium residential project. प्लस उसके बाकी के प्रोजेक्ट्स ने भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया। और तो और मैनेजमेंट FY30 तक एनुअल प्री सेल्स को 9,000 to 10,000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। इसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन और लैंड बैंक सपोर्ट करते हैं। साथ ही रेजिडेंशियल बिजनेस के अलावा कंपनी सिस्टमैटिकली अपने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड सिटीज पोर्टफोलियो को भी मोनेटाइज कर रही है, जहां वो लार्ज स्केल बिजनेस सिटीज एंड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करती है और लीज कर देती है। एंड महिंद्रा लाइफस्पेस हैज अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन हेडिंग इनटू Q2 इन दिस सेगमेंट। क्लियरली दीज फैक्टर्स शो कि मैनेजमेंट इस क्वार्टर को सिर्फ एक एक्सेप्शनल क्वार्टर की तरह नहीं देख रही है, बल्कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये मोमेंटम सस्टेन करेगा। पर उनके लिए चैलेंजेस भी हैं। रियल एस्टेट एक हाईली साइक्लिकल बिजनेस है, जहां डिमांड, इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट से काफी इंपैक्ट होती है। अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस या मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स की वजह से ग्रोथ स्लो पड़ती है, तो होम बाइंग सेंटिमेंट और प्रोजेक्ट लॉन्चेस दोनों पर प्रेशर आ सकता है। वैल्यूएशन की तरफ देखें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 8,477 करोड़ और स्टॉक 27.3x पी पर ट्रेड कर रहा है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की लास्ट कंपनी के बारे में, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब आप तो जानते हैं कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अब सिर्फ मोबाइल असेंबली तक लिमिटेड नहीं रहा। इनफैक्ट आज हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर अग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। ऐसे बैकड्रॉप में सिरमा SGS जैसा EMS या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लेयर नेचुरली स्पॉटलाइट में आ जाता है। एसेंशियली ये कंपनी ऑटो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है। Q1 FY27 में कंपनी ने 67% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 112% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की। लेकिन सवाल ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई कहां से? इसका जवाब कंपनी के एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन में छुपा है। सिरमा SGS का ऑर्डर बुक अब 6,770 करोड़ तक पहुंच चुका है। What is the current order book, order size pipeline? Give us a sense. And how does it compare to the same period last year? See, if my current order book as of date, I think it's about 6,770 odd crores. And last year, if 30th June, if my memory serves me right, it was about 5,400 crores. मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर और ऑटो सेगमेंट की हेल्दी डिमांड, एक्सपोर्ट्स में 61% ग्रोथ और हाई मार्जिन ODM बिजनेस का 100% जंप इस क्वार्टर के की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। And do you see any risk to your export revenue target of 1,500 crore rupees in FY27? No, not at all. Last year, we grew our exports by 40%. And quarter one, they've grown by 60+%, 61% to be precise. And the demand from the export side is also continuing to grow. साथ ही जापानीज कंपनी कागा के साथ जॉइंट वेंचर और मल्टी लेयर PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रोजेक्ट भी स्केड्यूल पर है, जिसके बाद FY28 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद सिर्फ PCB बिजनेस से ही 1,000 to 1,500 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। Multi layer PCB project has a potential of giving a revenue of 1,000 to 1,500 crores. That is when the full capacity is installed. रिस्क की बात करें तो PCB प्रोजेक्ट का टाइमली एक्सिक्यूशन और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस सबसे बड़े मॉनिटरेबल्स रहेंगे। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 26,277 करोड़ है और स्टॉक करीब 70.7x पी पर ट्रेड कर रहा है। आखिर में मार्केट की सबसे बड़ी करेंसी एक्सपेक्टेशंस होती है, और जब कोई कंपनी एक्सपेक्टेशन से बेटर अर्निंग्स डिलीवर करना शुरू करती है तो सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स नहीं बदलते, उस बिजनेस की मार्केट परसेप्शन भी बदल जाती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखकर कोई कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.